हेलो गाइस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ नेम रिएक्शन डिस्कस किए हैं, जैसे कि फिंकलस्टन रिएक्शंस है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है, दैट रिएक्शन इज अ फिंकलस्टन रिएक्शन। उसके बाद में हमने एक और रिएक्शन देखे थे, नेम रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शंस देखे। शॉर्ट रिएक्शंस के बाद में दैट इज बोराडीन हंसडीकर रिएक्शंस भी देखे हैं हमने, उसमें डिफरेंट केसेस भी पढ़े हैं। आज की लेक्चर में हम और कुछ एडिशनल और भी जो नेम रिएक्शंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शंस है नेम रिएक्शन ही है, एनसीईआरटी में दी है। दैट रिएक्शन इज अ सैंडमेयर रिएक्शन। एक्चुअली सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि जो डायजोनियम क्लोराइड है या डायजोनियम सॉल्ट जो है उसका कन्वर्शन दैट इज द क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग द क्यूप्रस क्लोराइड। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द दैट रिएक्शन इज नोन एज द सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन उससे पहले देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास में एक अमाइन है, दैट अमाइन विच इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज द फिनिल अमाइन। क्या बोलते हैं इसको, फिनिल अमाइन। और ये जो फिनिल अमाइन है इसको ऑल्सो कॉल्ड एज कहा जाता है, दैट इज द फिनिल अमाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनिलीन। दैट्स फिनिल अमाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनिलीन। यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ही यूज करते हैं, नॉट कि एलिफेटिक अमाइन, क्योंकि एलिफेटिक अमाइन क्या फॉर्म करते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कार्बोकैटायन फॉर्म करेंगे और उनका फिर चलते रहेगा रीअरेंजमेंट, मतलब साइड प्रोडक्ट अपने को मिल जाएंगे वहां पे अगर अपन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन अगर यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन यूज करते हैं। और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन पे एक्शंस करते हैं HNO2 की नाइट्रस एसिड विद HCl। HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड विद HCl। और बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन मतलब जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं देंगे, दूसरे ही साइड प्रोडक्ट हमको यहाँ पे बनने को मतलब मिल जाएंगे। इसलिए रिएक्शन 0 to 5 कोल्ड कंडीशन में ही रिएक्शन की जाती है। और यहाँ पे एक डायजोनियम कंपाउंड तैयार किया जाता है, दैट डायजोनियम कंपाउंड इज एन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे Cl आ जाएगा, उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड व्हिच इज कॉल्ड एज द बेंजीन डायएजो। नाइट्रो मतलब होता है एजो, दो नाइट्रोजन जिसे कहते हैं डायएजो, और पॉजिटिव चार्ज इसलिए कहते हैं डायएजोनियम। और ये Cl अटैच है, या सॉल्ट बोलो या फिर आप क्लोराइड भी बोल सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, ये सॉल्ट ही होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट। तो इस तरीके से तैयार होता है। और ये जो स्टेप्स है जिसमें डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर्ड किया है फ्रॉम द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन व्हिच इज कॉल्ड एज द डायएजोटाइजेशन। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस स्टेप को क्या बोला जाता है, डायएजोटाइजेशन। और इसमें HNO2 और HCl की एडिशन होती है। एक्चुअली HNO2 ये नेचुरली ऑकरिंग मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअली इसे प्रिपेयर किया जाता है किससे, NaNO2 प्लस HCl से। NaNO2 दैट इज सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl मिलके क्या बनाते हैं यहाँ पे, HNO2 प्लस NaCl, इस तरीके से बनाते हैं, HNO2 प्लस NaCl इस तरीके से। और ये HNO2 का इस्तेमाल, नाइट्रल एसिड का इस्तेमाल हम इस डाइजेशन रिएक्शन में करते हैं। अब आगे नेक्स्ट रिएक्शंस क्या होती है, ये साइड में रिएक्शन नहीं है, ये तो एक्चुअली एक स्टेप्स है उसमें इन्वॉल्व, दैट रिएक्शन इज अ डायएजोटाइजेशन। और डायएजोटाइजेशन के बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने लिया है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिस तरीके से यहाँ पे ये N2 है, दिस आर द N2, एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये Cl पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये डायजोनियम क्लोराइड पे किसकी एक्शन की जाती है, या तो Cu2Cl2 with HCl, Cu2Cl2 with Cu2Cl2 HCl। अगर हम करोगे तो यहाँ पे N2 आपको पता है, N2 इज अ गुड पैरेट ऑफ केमिस्ट्री निकल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे यहाँ का इसमें का एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमको नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, बेंजीन रिंग ऊपर Cl, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और प्लस क्या मिलेगा यहाँ से, नाइट्रोजन दैट इज द पैरेट्स ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से निकल के भाग जाएगा। समझ में आ रही है बात, दैट इज N2 निकल गया यहाँ से, तो इस तरीके से मिलेगा क्लोरोबेंजीन। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्लोरोबेंजीन के अलावा क्लोरोबेंजीन अगर हमको तैयार करना है तो Cu2Cl2 की एक्शन करनी पड़ेगी, या फिर ब्रोमोबेंजीन तैयार करना है, दैट इज द Cu2 क्या लेना पड़ेगा आपको, Cu2Br2 विद HBr लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, HBr। तो यहाँ पे तैयार जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलोगे, दैट इज द ब्रोमोबेंजीन।
क्या बोलोगे, ब्रोमोबेंजीन, और N2 निकल के यहाँ से फिर से चला जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे CuCN भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, CuCN विद HCN, CuCN प्लस HCN भी ले सकते हो। तो यहाँ पे Cl की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cn। इसको कहते हैं साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस है, दैट रिएक्शन इज अ व्हिच रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन। ये तीनों भी जो रिएक्शंस है इन्हें क्या बोला जाता है, सैंडवेयर रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन दिस डायazonium ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय ClBrCl। The reaction in which this diazonium group is replaced by ClBr या फिर ClBr और या by Cl by using Cu2Cl2 with HCl, Cu2Br2 with HBr, CuCN plus HCl. तो that reaction is called as which reaction, Sandmeyer reaction। कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसे, Sandmeyer reaction। अगर हम क्या कर ले कि अगर ये Cu2Cl और HCl के अलावा अगर हम Cu पाउडर प्लस HCl अगर यूज कर ले, मतलब समझिएगा इस रिएक्शन में इसी रिएक्शन में देखिए यहाँ पे इसी रिएक्शन में अगर हम वो Cu2Cl2 के जगह पे दैट इज द बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड N2 और ये Cl इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूं, दैट इज द Cu पाउडर विथ HCl, Cu पाउडर प्लस HCl, तो सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, सेम प्रोडक्ट। ऊपर क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, N2 यहाँ से निकल के भाग जाएगा। समझ में आ रही है बात। बट इस रिएक्शन को कहा जाता है, बट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द गैटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज ए गैटरमैन रिएक्शन। समझ, ध्यान में रखिएगा, इस रिएक्शन को बोला जाता है गैटरमैन रिएक्शन। बस यहाँ पे रिएजेंट का ही फर्क है, लेकिन रिएक्टर और प्रोडक्ट दोनों क्या है, सेम है। सिर्फ यहाँ पे कॉपर मेटल लिया है हमने, कॉपर पाउडर यूज किया जाता है। तो दैट रिएक्शन इज व्हिच इज कॉल्ड एज द गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन या गैटरमैन रिएक्शन भी बोला जाता है। सो आप कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, गैटरमैन रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और एक रिएक्शन है। अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन तैयार करना है, क्या तैयार करना है, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन तैयार करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग ऊपर क्या लिखोगे आप, N2 और यहाँ पे लिखोगे Cl, और इसके ऊपर एक्शन करोगे दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HbF4। किसके एक्शन करोगे, HbF4। इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये H और ये Cl निकल के यहाँ से भाग जाएगा, मतलब माइनस HCl, और बाकी का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, बेंजीन रिंग, ऊपर यहाँ पे N2 और यहाँ पे BF4 माइनस, ये N2 पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, F के क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अब आगे देखिए प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम HCl। अब आगे क्या होगा, जैसे ही हम इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे अबाउट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, ये यहाँ से BF3 निकल के भाग जाएगा और N2 निकल के भाग जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा आपको बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा BF3 और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस N2 निकल के चला जाएगा। दैट इज द पैरेट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस तरीके से यहाँ पे क्या तैयार होगा, फ्लोरोबेंजीन। लेकिन ये जो नेम रिएक्शन है इसे कहा जाता है दैट इज द बाल्क-शीमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द बाल्क-शीमन रिएक्शंस बोला जाता है। तो तीनों नेम रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ गए होगी। यहाँ पे तीनों भी सेम नेम रिएक्शंस है। हम यहाँ पे देखिए डायज़ोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं बाय CuBrCl। तो by using Cu2Cl2 with HCl, Cu2Br2 with HBr, CuCN with HCl, so that reaction is called as that reaction is the Sandmeyer reaction। कौन सी रिएक्शन, Sandmeyer reaction। और यहाँ पे हमने बोला है कि अगर हमने कॉपर पाउडर विद HCl यूज कर लिया तो that reaction is called as the Gattermann reaction। अगर HbF4 की डायज़ोनियम सॉल्ट पे मतलब फ्लोरीन रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप बाय फ्लोरीन बाय यूजिंग HbF4, इसको बोला जाता है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो दैट रिएक्शन इज अ बाल्क-शीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलोगे इसे, बाल्क-शीमन रिएक्शन। इसके अलावा भी और कुछ रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, सॉरी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस तो फिंकलस्टन रिएक्शन हमने देखे हैं। अब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कैसा होता है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कैसा होगा, बेंजीन के ऊपर हैलोजन की एक्शन करोगे, लेकिन उसमें डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में क्या होता है कि इस तरीके से बेंजीन होती है, देखिए दैट इज दीज आर द CCS6 व्हिच इज कॉल्ड एज द
बेंजीन, अगर इस बेंजीन पे हम किसकी एक्शन करें, हैलोजन की एक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ विच एसिड, लुइस एसिड। कौन से एसिड लिए गए यहाँ पे, लुइस एसिड। देखिए यहाँ पे दिस बेंजीन रिएक्ट विद हैलोजन लाइक दैट Cl2Br2 या फिर I2 इन प्रेजेंस ऑफ विच एसिड, लुइस एसिड। अब आपको पता है लुइस एसिड कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो आप AlCl3 ले सकते हो, या FeCl3 भी ले सकते हो, फेरिक क्लोराइड, या फिर क्या ले सकते हो ZnCl2। ये सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, दैट इज लुइस एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, इस बेंजीन का यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन निकाल लो आप और उसकी जगह पे क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो। तो इस तरीके से मिलेगा बेंजीन, ऊपर क्या आ जाएगा Cl और प्लस HCl निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमको बेंजीन से क्या मिला है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। क्या मिला है, क्लोरोबेंजीन। और ये था हमारा यहाँ पे क्या, बेंजीन। तो बेंजीन से हमको क्लोरोबेंजीन मिला है बाय हैलोजिनेशन यूजिंग द विच एसिड, लुइस एसिड लाइक दैट AlCl3, FeCl3 या फिर ZnCl2। दैट रिएक्शन इज अ हैलोजिनेशन ऑफ, क्या बोलोगे आप इसे, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पे देखिए हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करने के कई तरीके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये जो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो लिखा है हमने, ये जो रिएक्शंस है, दिस रिएक्शन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक। ये कैसी रिएक्शंस है, दिस आर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दिस आर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस होती है ये कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एग्जैक्टली अपोजिट होती है, एग्जैक्टली डिफरेंट होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। हमने इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन बहुत देख चुके हैं, उस पर एग्जाम्पल वगैरह और क्या क्या कंडीशंस होती है ये सारी बातें उस पर पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो रिएक्शंस होती है ये क्या होती है, क्योंकि दैट्स बेंजीन इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो किसको अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करेगा। मतलब रिएजेंट यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी रहेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट रिएक्शन हो जाती है। जैसे मेरे पास में यहाँ पे देखिए इस तरीके से कंपाउंड है, इसको बोलते हैं इथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं, इथिल बेंजीन। अब इस इथिल बेंजीन पे अगर मैं क्या कर दूं, NBS की एडिशन कर दूं, किसकी एक्शन कर दूं, किसकी, NBS, दैट इज द एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड कहते हैं इसको, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। दूसरी यहाँ पे देख लीजिए अगर मैं इस पे किसकी एक्शन कर दूं, दैट इज द दैट इज द किसकी एक्शन कर दूं, Cl2 की इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, दैट इज द, ये कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। ये कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, फ्री रेडिकल। तो ये दोनों भी जो रहेगा ये कौन सा मैकेनिज्म रहेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहेगा। या तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे किसकी एक्शन कर देंगे, या तो यहाँ पे किसकी एक्शन कर देंगे, या तो इसके ऊपर हम क्लोरीन की एक्शन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ Fe या FeCl3 लो आप। तो यहाँ पे हमको कितने प्रोडक्ट मिलने वाले, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा A, ये प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे B, और ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ये तो 2 प्रोडक्ट जो रहेंगे, तो ये तो देखिए NBS लोगे या Cl2H लोगे, तो ये कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, दैट इज द फ्री रेडिकल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, फ्री रेडिकल कंडीशन। तो फ्री रेडिकल कंडीशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल कंडीशन में क्या होता है, साइड चेन अटैक होता है। इन फ्री रेडिकल कंडीशन कौन सा अटैक होगा, साइड चेन रिएक्शंस होगी, या फिर क्या बोलोगे, साइड चेन अटैक होगा। और इस तरीके से लुइस एसिड जब लिया जाता है, यहाँ पे क्या बोला है हमने, C प्रोडक्ट मिलेगा। C प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब हम क्लोरीन विद FeCl3 या ZnCl2 या दैट इज AlCl3 ये लुइस एसिड यूज करोगे। तो इस कंडीशन में जब हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, विच एसिड, लुइस एसिड यूज करोगे तो यहाँ पे क्या होगी, रिंग अटैक होगा। कहां पे अटैक होगा, रिंग पे अटैक होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप, यहाँ पे जो रिएजेंट है वो कहां पे अटैक करेगा, रिंग पे अटैक करेगा। और जब फ्री रेडिकल रहेगा तो कौन सी स्टेप होगी, साइड चेन रिएक्शन होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड चेन रिएक्शन होगी तो हमारा जो A प्रोडक्ट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए A जो प्रोडक्ट रहेगा बेटा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे ये इस तरीके से। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इस तरीके से Cl आ जाएगा। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो ये Cl जो है, अप्रोचिंग जो Cl है वो बैक साइड पे अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड पे अटैक कर सकता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये क्या रहेगा हमारा, प्लस माइनस रहेगा। क्या रहेगा, प्लस माइनस प्रोडक्ट रहेगा ये NBS की वजह से। ठीक है, NBS की वजह से फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। या तो फिर आपको पता है यहाँ पे भी Cl2 इन H न्यू, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता है।
तो जो बी प्रोडक्ट रहेगा हमारा क्या रहेगा, बी प्रोडक्ट, दैट इज द बी प्रोडक्ट इज आल्सो सिमिलर, इस तरीके से बी प्रोडक्ट रहेगा। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे भी क्या रह सकता है, प्लस माइनस रह सकता है, क्या रह सकता है, प्लस माइनस। लेकिन जो सी प्रोडक्ट रहेगा हमारा सी, जो लुईस एटिक, इसमें क्या देखिए यहाँ पे साइड चेन रिएक्शन है, रिंग के अंदर रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे रिंग पे अटैक होगा। तो रिंग पे अटैक कहाँ पे होगा, जिस रिंग पे यहाँ पे एक आधा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वहां पे अटैक नहीं होगा, उसके एग्जैक्ट अपोजिट अटैक होगा, मतलब पैरा पोजीशन पे क्या होगा, अटैक होगा। इस तरीके से सीएल जुड़ जाएगा, इस तरीके से क्या जुड़ जाएगा, सीएल जुड़ जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। दैट रिएक्शन इज अ विच रिएक्शन, क्या कहते हैं हम इसे, दैट इज द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखो लुईस एसिड की एक्शन करोगे आप, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, और ये डिफरेंट कंडीशंस भी यहाँ पे हमने बता दी है। अब अगर हम क्या करेंगे, इस बेंजीन पे अगर मैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन की एक्शन कर दूं, यहाँ पे क्लोरीन के एक्शन किए तो क्या मिला है, इस तरीके से प्रोडक्ट मिला है। तो ये बेंजीन के ऊपर मैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन की अगर एक्शन कर दूं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा दैट इज द बेंजीन के ऊपर, अगर देख लीजिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है, यहाँ पे लिख देता हूं नेक्स्ट रिएक्शन, इस बेंजीन के ऊपर अगर मैं क्लोरीन डाल दूं एच न्यू के प्रेजेंस में, और ये कैसा डाल दूं, एक्सेस में। क्लोरीन कैसा है, यहाँ पे एक्सेस में क्लोरीन है, तो देखिए यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द बेंजीन, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा Cl, और यहाँ पे भी जुड़ जाएगा Cl, और ये Cl कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज द Cl, और यहाँ पे हो जाएगा Cl। इसको कहते हैं, सॉरी ये रिंग में ही रहेगी, इसे कहते हैं हेक्साक्लोरो, दैट इज द हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं इसका जो नाम है ये यहाँ पे लिख देता हूं, इसको कहते हैं हेक्साक्लोरो विच अल्केन, साइक्लो अल्केन या साइक्लोहेक्सेन। कितने कार्बन है उसमें, 6 कार्बन, तो इसको कहते हैं हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब ये हेक्साक्लोरो जो साइक्लोहेक्सेन है, अगर मैं बेंजीन के ऊपर क्लोरीन एक्सेस में डाल दूं तो तैयार होगा, दैट इज हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर बेंजीन पे सिर्फ क्लोरीन डाल दूं, यहाँ पे देखिए बेंजीन पे सिर्फ क्लोरीन डाला है, यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है, क्लोरीन डाल दूं तो सिर्फ क्या तैयार होगा, क्लोरोबेंजीन तैयार होगा। तो ये जो हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, इसके टोटल कितने आइसोमर्स होते हैं, 8 आइसोमर्स होते हैं। कितने आइसोमर्स होते हैं, 8 आइसोमर, उसमें के 8 आइसोमर में के एक आइसोमर को बोला जाता है गैमेक्सेन। क्या बोलते हैं, गैमेक्सेन। या इसे फिर यहाँ पे देखिए हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन को, इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोला जाता है, दैट इज बीएससी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीएससी पाउडर। तो यहाँ पे देखिए इसके जो टोटल कितने आइसोमर हो गए, 8 आइसोमर हो गए, और उसमें का एक जो आइसोमर होगा वो क्या होगा, दैट इज गैमेक्सेन होगा, या लिंडेन होगा, या फिर क्या होगा, बीएससी, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, और दैट इज डायपोल मोमेंट्स है, डायपोल मोमेंट के अलावा डेंसिटी डिस्कस करने वाले हैं, किसकी, अल्कील हैलाइड की। नेक्स्ट वी डिस्कस दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है दिस इज डायपोल मोमेंट। हमने केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट वैल्यू के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास में डायपोल मोमेंट पोलैरिटी किसकी देखनी है हमको, एक्चुअली दैट इज द सी बॉन्ड एक्स की। तो एक्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलोगे, डी, या डी को क्या बोलोगे आप यहाँ पे, दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ बोलोगे। क्या बोलोगे, डी को बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे देखिए कि जो डायपोल मोमेंट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे देखो टू एटम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, और उसके ऊपर जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, दैट इज द डायपोल मोमेंट वैल्यू व्हिच इज इक्वल्स टू दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू दी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी बोले तो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। और ये हमारी क्या रहेगी, डायपोल मोमेंट वैल्यू। मतलब डायपोल मोमेंट वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे क्यू ले लेता हूं मैं, दैट इज अ चार्ज इज अ क्यू लेता हूं, क्यू इनटू दी डिस्टेंस, दो एटम के बीच में का डिस्टेंस उस पे डिपेंड करेगी। अब इसकी यूनिट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका यूनिट होता है, डायपोल मोमेंट वैल्यू का यूनिट होता है दैट इज द डिबाय, या फिर क्या होता है, दैट इज अ डिबाय, या फिर हमने बोला था दैट इज कूलोमीटर, सेंटीमीटर में दैट इज द कूलोमीटर, ये भी बोला है हमने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एनसीईआरटी में जो टेबल दिया है
किसमें डायपोल मोमेंट वैल्यू जो है अल्किल हैलाइड की या हेलो अल्केन की, डायपोल मोमेंट वैल्यू जो होगी वो सी बॉन्ड आई की कम होगी देन दैट ऑफ दी सी बॉन्ड बी आर। सी बॉन्ड बी आर से ज्यादा होगी किसकी, सी बॉन्ड एफ की, और सी बॉन्ड एफ से ज्यादा किसकी होगी, सी बॉन्ड सीएल की होगी, सी बॉन्ड सीएल की होगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ अगर पोलैरिटी देखे हमने, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी तो वो रेगुलर ट्रेन को ही फॉलो करेगी। जैसे कि आर सी बॉन्ड आई की पोलैरिटी कम होगी किससे, सी बॉन्ड बी आर से। सी बॉन्ड बी आर की पोलैरिटी कम होगी किससे, सी बॉन्ड सीएल से। और सी बॉन्ड सीएल की पोलैरिटी कम होगी किससे, सी बॉन्ड एफ से। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे पोलैरिटी क्या रहेगी, ज्यादा होगी। लेकिन जो डायपोल मोमेंट वैल्यू है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। ओनली चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है डायपोल मोमेंट वैल्यू, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर हम क्लोरीन एटम देखें तो क्लोरीन एटम की साइज ज्यादा है और फ्लोरीन एटम से, तो इसका यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो ध्यान में रखिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट वैल्यू सी बॉन्ड सीएल की ज्यादा होगी देन दैट ऑफ द सी बॉन्ड एफ। लेकिन ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी रेगुलर ट्रेन को ही क्या करेगी, यहाँ पे फॉलो करेगी। ठीक है, दूसरा टेबल देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है कि अगर मैं एक्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन ले लूं और यहाँ पे CH3 बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाए, CH3 बॉन्ड Cl हो जाए, CH3 बॉन्ड Br हो जाए, CH3 बॉन्ड I हो जाए, CH3 बॉन्ड Br हो जाए, CH3 बॉन्ड I हो जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ कि सबसे कम जो डायपोल मोमेंट वैल्यू रहेगी, यहाँ पे देखिए डायपोल मोमेंट, क्या बोलोगे आप, यहाँ पे डायपोल मोमेंट दिख रहा है आपको साफ साफ कि CH3 बॉन्ड I की डायपोल मोमेंट वैल्यू कम है देन CH3 Br से, और CH3 बॉन्ड Br की डायपोल मोमेंट वैल्यू किससे ज्यादा है, किससे कम है, CH3 बॉन्ड F से, और CH3 बॉन्ड F की डायपोल मोमेंट कम है किससे, CH3 बॉन्ड Cl से, CH3 बॉन्ड Cl से। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट वैल्यू यहाँ पे किसकी दिख रही है आपको, CH3Cl की दिख रही है, और उससे कम किसकी है, CH3F की है, उससे कम किसकी है, CH3Br की है, सबसे कम किसकी है, CH3 बॉन्ड किसकी है, आयोडीन एटम की, CH3 बॉन्ड आयोडीन। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो यहाँ पे भी देखो वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे एक बार और ध्यान में रखिएगा कि CH3 डायपोल मोमेंट वैल्यू CH3X, जो कि हम CH3Cl ले लेंगे, क्या ले लेंगे, CH3Cl की डायपोल मोमेंट वैल्यू किससे कम रहेंगी, CH2Cl से कम रहेंगी। देखो इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज द 1.94 डिबाई है, और इसकी कितनी है 1.97 डिबाई। इस तरीके से डायपोल मोमेंट वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो डायक्लोरोमीथेन है, इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है किससे, दैट इज द क्लोरोमीथेन से। और फ्लोरीन में, और यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन में और ये क्लोरीन में ज्यादा फर्क नहीं है डायपोल मोमेंट वैल्यू का, यहाँ पे 1.56 है, यहाँ पे 1.51 है, 1.51 इतना ही फर्क है। तो इसको क्या बोलोगे आप, दैट इज द डायपोल मोमेंट वैल्यू। तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट वैल्यू हमने देखी है। यहाँ पे देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट वैल्यू की इसकी भी ऑर्डर लिख देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे कम डायपोल मोमेंट वैल्यू किसकी रहेगी, CH2I2 की सबसे कम रहेगी, उससे ज्यादा किसकी रहेगी, CH2Br2 की ज्यादा रहेगी, CH2Br2 से ज्यादा किसकी रहेगी, दैट इज द CH2F2 की नहीं, दैट इज CH2Cl2 की ज्यादा रहेगी। देखिए यहाँ पे CH2Cl2 की, ओके। यहाँ पे फ्लोरीन है बेटा, यहाँ पे ये क्या है, फ्लोरीन है। तो मैंने बोला है अभी, सॉरी ये तो क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है F2, ये फ्लोरीन की इस केस में ज्यादा है, इस केस में यहाँ पे फ्लोरीन की ज्यादा है, दिख रहा है आपको, सीधा साफ साफ दिख रहा है 1.97। देखो फ्लोरीन की केस है यहाँ पे क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन डायफ्लोरो में फ्लोरीन की ज्यादा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl2, इसमें रेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, और देन दैट ऑफ द CH2F2। देखो CH2F2 की डायपोल मोमेंट वैल्यू यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बाद में डेंसिटी देख लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने स्ट्रांग है। जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक थंब रूल ध्यान में रखिएगा
कि जैसा जैसा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मोलार मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे ही कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे बढ़ेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि CH3X है, CH3X में CH3F, यहाँ पे CH3F है, Cl लो, Br लो या फिर आयोडीन लो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3F है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -78 डिग्री सेल्सियस। वही CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड F हो जाए तो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा -32 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में देखिए 3 कार्बन हो गए तो -3 और बढ़ गए। यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन हो गए तो 65 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पे टोटल 6 कार्बन हो गए तो 95 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो दिख रहा है आपको कि जिस तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है उस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सबका क्या होगा, बढ़ेगा। जैसा जैसा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा कंपाउंड का वैसा वैसा बॉइलिंग पॉइंट भी कंपाउंड का यहाँ पे बढ़ने वाला है। लेकिन इन केस ऑफ ब्रांचिंग, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, बट इन केस ऑफ ब्रांचिंग ये तो बात ध्यान में रखिएगा आप कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द boiling point of the substance is directly proportional to the molecular weight of that substance. But in case of branching, अगर कोई सब्सटेंस में आइसोमेरिक अल्कोहल है, आइसोमेरिक कंपाउंड है और उसमें क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दैट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। जैसी जैसी ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसका सरफेस एरिया घटेगा, और सरफेस एरिया अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, मतलब कोई भी कंपाउंड में ब्रांचिंग बढ़ेगी। जैसे कि आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास में ये देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ये CH2 हो जाए और यहाँ पे जोड़ दो X, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। किससे, आप स्ट्रेट बराबर लिख लेना उसको, ठीक है। किससे, जिसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग हो जाए, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X। देखिए इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और इससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, CH3 बॉन्ड X। देखो इसमें ब्रांचिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसमें चारों में भी सेम, मतलब इस तीनों भी कंपाउंड में यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन इसमें ज्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इसमें कम ब्रांचिंग है तो देखिए इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसका सरफेस एरिया और कम हो गया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया अगर घटेगा, मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जैसा जैसा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जैसा जैसा ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूलर वेट घटेगा। और जैसे जैसे क्लोरीन एटम अगर किसी मीथेन के डेरिवेटिव में क्लोरीन अगर बढ़ेगा, 1 क्लोरीन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 2 क्लोरीन बढ़ेंगे तो और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 3 क्लोरीन बढ़ेंगे तो और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 4 क्लोरीन हो जाए तो और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन के केस में वैसा नहीं होता है, मैं बताऊंगा आपको, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोरीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अल्केन या मीथेन ले सकते हैं आप। यहाँ पे अल्केन में कौन सा अल्केन, दैट इज द मीथेन, इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इज इंक्रीजेस। सो मतलब यहाँ पे देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विच एटम, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 क्लोरीन है तो -24 डिग्री सेल्सियस है, 2 क्लोरीन हो गया तो 40 हो गया, 3 क्लोरीन हो गया तो 61 हो गया, 4 क्लोरीन हो गया 77 हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंड्यूस डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इस वजह से नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन वही फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 1 फ्लोरीन है तो -32 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -25 कम हो गया। यहाँ पे अगर 3 फ्लोरीन जोड़ दो आप तो यहाँ पे देखो -47 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर मैं CF3 ले लू, हेक्साफ्लोरोइथेन अगर ले लू तो -78 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये -32 था, यहाँ पे और कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर जो मास है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, रिपल्शन यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा आप, यहाँ पे फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लेके एनसीईआरटी से उठाया है।
अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए डेंसिटी, डेंसिटी में ज्यादा पॉइंट नहीं लूंगा, दैट इज द दो ही पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे डेंसिटी में। पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, दैट इज द अल्किल फ्लोराइड, अल्किल फ्लोराइड एंड अल्किल क्लोराइड आर लाइटर देन वाटर, आर लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर मतलब वाटर से उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वाटर से उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब समझिएगा एक बीकर में अगर मैं यहाँ पे वाटर और क्या ले लूं, अल्किल क्लोराइड या अल्किल फ्लोराइड ले लूं, तो यहाँ पे बॉटम में क्या रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वाटर डेंसिटी ज्यादा है, और ये अल्किल फ्लोराइड क्या रहेंगे, अल्किल फ्लोराइड या फिर अल्किल क्लोराइड यहाँ पे ऊपर रहेंगे, मतलब अपर लेयर में रहेंगे। अल्किल क्लोराइड अल्किल फ्लोराइड का रहेंगे, अपर लेयर में रहेंगे। वाटर क्या रहेगा, वाटर जो रहेगा वो लोअर लेयर में रहेगा। एक बात ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी अल्किल फ्लोराइड और अल्किल क्लोराइड की वाटर से डेंसिटी कम है, ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट बचे है अल्किल ब्रोमाइड एंड अल्किल क्लोराइड नहीं, अल्किल आयोडाइड। आर क्या बोलोगे, हेवियर देन वाटर, आर हेवियर देन वाटर मतलब वाटर से उनकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मतलब और एक बीकर लोगे आप यहाँ पे, तो इस तरीके से दो लेयर तैयार होगी। तो ऊपर की लेयर में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी अब क्या होगी, कम होगी। और ये जो अल्किल आयोडाइड है या अल्किल क्या बोलोगे आप, ब्रोमाइड है, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, वाटर से ज्यादा रहेगी। तो ये कहाँ रहेंगे, बॉटम में रहेंगे, मतलब ये लोअर लेयर में रहेंगे, ये कहाँ रहेंगे, अपर लेयर में रहेंगे। तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे हमने देखा है डेंसिटी देखा है, डेंसिटी के अलावा दैट इज डायपोल मोमेंट वैल्यू देखा है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कितना सिमेट्रिकल रहेगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उतना ज्यादा उसकी क्लोज पैकिंग होगी, और उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेगी, दैट्स उतनी ज्यादा उसका क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि सरफेस एरिया घटता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा कि हमने यहाँ पे क्लोरिनेटेड का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे क्लोरीन एटम बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन फ्लोरीन एटम के लिए वैसा नहीं है, क्योंकि वहां पे रिपल्शन बढ़ जाता है। रिपल्शन बढ़ने की वजह से मॉलिकुलर वेट की कंपैरिजन में रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखा है आपने कि डिक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमने देखा है डेंसिटी, अल्किल क्लोराइड, अल्किल फ्लोराइड एंड अल्किल क्लोराइड। पहले जो दो है वो लाइटर देन वाटर है, इसलिए वो अपर लेयर में रहेंगे, वाटर लोअर लेयर में रहेगा। पूछ लिया जा सकता है लेयर टेस्ट में वगैरह। या फिर उसके बाद में देखिए अल्किल ब्रोमाइड एंड अल्किल आयोडाइड, दीज आर द हेवियर देन वाटर, तो वो लोअर लेयर में रहेंगे, वाटर अपर लेयर में रहेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। जो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल रहेगा उतना ज्यादा उसका क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। इसके बाद में हमको दो पॉइंट डिस्कस करना है, मैं कल के लेक्चर में, कल खत्म हो जाएगा। एक नेम रिएक्शन है, दैट इज ओड्स रिएक्शंस है। ओड्स रिएक्शंस के बाद में उसमें ही ओड्स फिटिंग रिएक्शन है और फिटिंग रिएक्शन है, और एक टेस्ट डिस्कस करनी है व्हिच इज कॉल्ड एज द आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये कल के लेक्चर में 20 या 40 मिनट में कल खत्म कर देंगे। हैलो अल्किन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम अल्कोहल, फिनॉल और इथर डिस्कस करने वाले। थैंक यू वेरी मच।